अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो रहेगा बीटा डिके पे और गामा डिके। तो इससे पहले लेक्चर में हमने अल्फ़ा डिके एक्सप्लेन की है। तो बीटा डिके होती क्या है, हमने देखा है कि जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं, हैवी एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो ज़्यादा कम होती है, यानी कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिनिमम होती है। तो जिस वजह से ये अनस्टेबल होते हैं, तो मिनिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होने की वजह से ये अनस्टेबल होते हैं, यानी कि इनमें एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये अपनी एनर्जी कम करने के लिए कुछ रेडिएशंस देते हैं, जैसे कि अल्फा रेडिएशंस देते हैं या बीटा देते हैं या गामा रेडिएशंस देते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने अल्फा डिके को एक्सप्लेन किया है। जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा डिके यानी कि अल्फा पार्टिकल देता है तो उसकी पोजीशन डाउन टू होती है पीरियोडिक टेबल में, तो जिस वजह से उसमें स्टेबिलिटी क्रिएट होती है। तो ऐसे ही अगर हम देखेंगे आज जो बीटा डिके होती है, ये होती है स्पॉन्टेनियस इमिशन, यानी खुद से इमिशन होती है, यानी कि बीटा पार्टिकल की स्पॉन्टेनियस इमिशन होती है। जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अनस्टेबल होता है तो अपनी एनर्जी डिक्रीज करने के लिए वो स्पॉन्टेनियसली बीटा पार्टिकल को देता है, यानी कि अपने न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल इमिट करता है, जिस वजह से उसे स्टेबिलिटी क्रिएट होती है। तो अगर हम देखेंगे ये बीटा डिके, इट इज हैव 3 टाइप्स। तो इसमें 3 टाइप्स होते हैं। तो 3 टाइप्स। पहला जो टाइप होता है, नंबर फर्स्ट, बीटा माइनस। तो बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है, यानी कि इट इज लाइक एन इलेक्ट्रॉन, बट ये एक सरप्राइज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लाइक। तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बस उस जैसा होता है, इलेक्ट्रॉन लाइक। नाउ इट इज सरप्राइजिंग हाउ न्यूक्लियस कंटेन्स एन इलेक्ट्रॉन। तो असल में न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है इसमें कि जब भी कोई बीटा माइनस होती है, यानी कि बीटा माइनस डिके, तो इसमें न्यूक्लियस का एक न्यूट्रॉन जो होता है वो कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में ऐसे, और देता है अपने साथ एक बीटा पार्टिकल, और इसके साथ होता है एंटी न्यूट्रिनो। ये हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो कैसे इस प्रोसेस में आया था। तो पहले हम देखते हैं कि जो बीटा माइनस होता है वो इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल होता है, बट इट इज सरप्राइजिंग कि ये न्यूक्लियस में असल में होता नहीं, बल्कि एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, यानी कि जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तब जाके वो एक बीटा पार्टिकल भी इमिट करता है। तो उसके साथ एक पार्टिकल और निकल के आता है जिसे हम एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। तो जब भी बीटा माइनस डिके होती है, अगर हमारे पास कोई भी पेरेंट न्यूक्लियर होगा, उसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A, तो वो डॉटर न्यूक्लियर में कन्वर्ट होता है, तो उस वजह से उसकी एक पोजीशन रेज होती है। पीरियोडिक टेबल में मास नंबर सेम रहता है, प्लस जब वो एक बीटा माइनस पार्टिकल देगा और उसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो होता है। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अगर हम पहले इसकी चार्ज देख लेंगे तो इसकी चार्ज होती है Z, यानी कि बिफोर डिके इसकी चार्ज जो है इट इज Z। तो आफ्टर अगर हम देखेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बीटा डिके में होती है अच्छे से, तो कितनी चार्जेस है वो भी आफ्टर Z+1 -1, तो -1 और +1 कैंसिल होते हैं, फिर से हमें कितने मिलते हैं, Z चार्जेस ही मिलते हैं। तो ये होती है बीटा माइनस डिके। इसके बाद जो दूसरी टाइप है बीटा डिके की, इट इज बीटा प्लस, यानी कि जब नंबर 2 टाइप ऑफ बीटा डिके इज बीटा प्लस। तो बीटा प्लस डिके, तो इसमें क्या होता है बीटा प्लस में, इसमें न्यूक्लियस का एक प्रोटॉन, यानी कि इसमें प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में। हमारे पास प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस में, वो कन्वर्ट होता है किस में, न्यूट्रॉन में, और देता है एक पॉजिट्रॉन +1 पार्टिकल, और उसके साथ निकल के आता है न्यूट्रिनो, यानी कि न्यूट्रिनो। यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो निकल के आता था और वहां पे न्यूट्रिनो निकल के आता है। तो ये इसमें क्या होता है, बीटा पॉजिटिव में क्या होता है, बीटा प्लस में, उसमें ये होता है कि प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस का जो कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में।
बट अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे इसकी पोजीशन रेज होती थी, बट यहाँ पे इसकी पोजीशन लोअर होती है एक पीरियाडिक टेबल में। अगर बीटा पॉजिटिव डिके हुई तो इसकी पोजीशन डाउन एक होती है, बट अगर बीटा माइनस डिके हुई तो इसकी पोजीशन रेज होती है न्यूक्लियस में बाय 1। तो अगर हम यहाँ देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस तो कैसे होती है न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म इसमें, तो वह ऐसे होती है जैसे अगर हम एग्जांपल लेंगे सोडियम जो हमारा है तो उसकी एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 22 यहाँ पे, तो वो प्रोटॉन उसका एक कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में, तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा नियॉन। तो इसका एटॉमिक नंबर 10 और मास नंबर 22 ही रहेगा, बट एक जो देगा ये पॉजिट्रॉन देगा, यानी कि +1 चार्ज देगा प्लस न्यूट्रिनो। तो फिर से मास नंबर भी कंजर्व हुआ और एटॉमिक नंबर जो थे पहले 11 थे, इसके बाद भी 11 ही है, 10 + 1 = 11। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस ऐसे होती है, यानी कि अगर हम इसे पेरेंट न्यूक्लियस कहेंगे Z, तो मास नंबर A, तो जब ये बीटा पॉजिटिव डिके होती है तो इसमें क्या होता है, ये डॉटर में कन्वर्ट होता है, बट उसकी मास नंबर Z-1, तो मास नंबर A रहेगी, प्लस एक पॉजिट्रॉन देगा, +1 0 प्लस न्यूट्रिनो। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए न्यूक्लियस इन बीटा पॉजिटिव डिके। तो इसमें एक पोजीशन लोअर होती है और इसमें एक पोजीशन रेज होती थी। तो अगर हम देखेंगे थर्ड टाइप, तो बीटा डिके की थर्ड टाइप जो होती है इट इज इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग। तो नंबर थर्ड अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग। तो एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है सिंस हमें जो भी न्यूक्लियस होगा, मान लो ये किसी एटम का न्यूक्लियस है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, तो ये हुए इसके इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन जो बना रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है ये एक इलेक्ट्रॉन को, यानी कि इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो भी इसकी शेल इनर मोस्ट होगी, उससे एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उससे क्या होता है कि जो प्रोटॉन होता है यानी कि H1, यानी कि जो प्रोटॉन होता है वो इनर शेल इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया, कौन सी इनर शेल इलेक्ट्रॉन, तो उससे क्या होता है कि ये प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में। तो चार्ज हुई, फिर से यहां 0 चार्ज थी, फिर से चार्ज 0, तो प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस का, इसमें एक इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये खुद न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, प्लस एक न्यूट्रिनो फिर से देता है। तो इस तरह अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जिसमें कि इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, तो प्रोटॉन जो उसका एक था, यानी कि उसने वो कन्वर्ट हुआ न्यूट्रॉन में और न्यूट्रिनो में। तो अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन कैप्चर और बीटा डिके, इन दोनों प्रोसेस में अगर हम फिर से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस देखेंगे, तो क्या होता है यहाँ पे कि जो ZXA, यानी कि कोई भी एलिमेंट हो उसका एटॉमिक नंबर Z और सिंबल जो है X है इसकी, तो ये किसमें कन्वर्ट, प्लस यहाँ पे क्या कर रहा था, ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो हुआ -1 0, तो किसमें कन्वर्ट होता है ये डॉटर न्यूक्लियस में, जिसकी एटॉमिक नंबर Z-1, मास नंबर A, प्लस एक न्यूट्रिनो दे रहा है यहां से। तो इस तरह से हम इसे, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर और बीटा पॉजिटिव डिके में दोनों में पोजीशन लोअर होती है एक, बट जो बीटा माइनस होती है उसमें पोजीशन रेज होती है बाय 1। तो इस तरह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स खुद को स्टेबल बना लेते हैं। या इलेक्ट्रॉन यानी कि प्रोटॉन जो यहाँ पे देखा था, जो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में, इसमें भी कि न्यूक्लियस जब एक इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है तो कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में। बट जो अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभी बीटा डिके में, इट इज बीटा माइनस डिके। तो बीटा माइनस डिके हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कैसे इस बीटा माइनस डिके से वीक न्यूक्लियर फोर्स डेवलप हुआ और कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही थी हमें, तो अब हम ये स्टडी करने जा रहे हैं। तो बीटा माइनस डिके, हमें मालूम है इसमें एक न्यूट्रॉन जो होता है वो कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में,
प्लस एक बीटा पार्टिकल मिल रहा है हमें। तो अगर हम पहले देखेंगे इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो यहां पे जो चार्ज है इनिशियल क्यू इज इक्वल टू क्यू इनिशियल इज इक्वल टू 0 एंड क्यू फाइनल जो है वो भी 0 ही है। 1 प्लस -1 इट इज 0। तो सबसे पहले इन बीटा डिके में देखा, बीटा माइनस डिके में हम देख रहे हैं, तो चार्ज कंजर्वेशन अच्छे से हो रही है। अगर हम इसे डिके में एक्सप्लेन करेंगे कि बीटा डिके कैसे होती है, तो हम एक पैरेंट न्यूक्लियर लेंगे, उसका एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर, ये किस में कन्वर्ट होगा। अभी जो मैंने यहाँ एक पार्टिकल नहीं लिखा, तो उसे हम बाद में देखेंगे कि कैसे वो आया था असल में, तो अभी हम यहाँ लिखने नहीं जा रहे हैं। तो अगर देखेंगे तो पैरेंट कन्वर्ट होता है डॉटर में, बट यहाँ माइनस में पोजीशन रेज होती है एक, और मिला हमें एक बीटा पार्टिकल, इट इज इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल, तो इसे बीटा माइनस कहेंगे, और यहां से मिली हमें कुछ एनर्जी। तो ये थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर इन बीटा माइनस डिके। जब ये देखा गया तो फिर यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने एक ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ किसके दरमियान था कि कितने बीटा पार्टिकल्स न्यूक्लियस से निकल के आ रही है और उनकी एनर्जी कितनी होगी। तो सबसे पहले जो ग्राफ देखा गया, तो यहां से हमने ली एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स, एनर्जी यहां से हमने डिनोट की, और यहां से हमने डिनोट किए कि कितने बीटा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, तो कितने बीटा पार्टिकल्स निकल के आ रहे हैं किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। तो जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो ऐसे न्यूक्लियस उसने क्या किया, उसने बीटा पार्टिकल दिया बट बीटा माइनस, तो उसकी पोजीशन रेज हुई तो स्टेबल हुआ, बट कितने बीटा पार्टिकल्स निकल के आ रहे थे। जब हमने ग्राफ देखा तो वो ऐसे कुछ ग्राफ था। यहां पे जो एनर्जी होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी यानी कि जो मैक्सिमम एनर्जी, क्यों बीटा मैक्सिमम, उसे हम कहते हैं एंड पॉइंट एनर्जी। तो यहां पे हम लिखेंगे एंड पॉइंट एनर्जी। ये सबसे मैक्सिमम एनर्जी होती है जो एक बीटा पार्टिकल अपने साथ कैरी कर लेता है, तो बीटा मैक्सिमम की यानी कि एंड पॉइंट एनर्जी। तो सबसे पहले इस ग्राफ से हमने क्या देखा, जब हमने ये ग्राफ प्लॉट किया तो सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन थी इसमें से, इस ग्राफ से, तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी कि जो बीटा पार्टिकल्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स इस रेंज में आता है, यानी कि अगर हम यहां से पार्टिकल्स डिनोट कर रहे हैं तो मैक्सिमम बीटा पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू एंड पॉइंट एनर्जी। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी कि मैक्सिमम बीटा पार्टिकल्स, जो भी मैक्सिमम बीटा पार्टिकल्स है उनकी एनर्जी कम है, कैरी मिनिमम एनर्जी, तो उनमें मिनिमम एनर्जी थी। अब हमने दूसरी ऑब्जर्वेशन देखी कि बहुत कम पार्टिकल्स है, यानी कि इतने पार्टिकल्स है जिनकी एनर्जी किसके बराबर है, एंड पॉइंट एनर्जी की। तो दूसरी जो ऑब्जर्वेशन थी कि बहुत कम पार्टिकल्स है, बीटा पार्टिकल्स, जिनकी एनर्जी कितनी है, सबसे ज्यादा, दैट इज एंड पॉइंट एनर्जी। तो नंबर 2 ऑब्जर्वेशन इज ओनली few beta particles, beta minus particles carry maximum energy। तो कुछ बीटा पार्टिकल्स की मैक्सिमम एनर्जी थी जिसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एंड पॉइंट एनर्जी, उसको हम कहते थे एंड पॉइंट एनर्जी। मान लो अगर हमारे पास 100 बीटा पार्टिकल्स निकल के आ रहे थे, तो 950 बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी एंड पॉइंट एनर्जी से कम थी। ओनली 50 बीटा पार्टिकल्स है एनर्जी विच इज इक्वल टू एंड पॉइंट एनर्जी। तो ये थी दूसरी ऑब्जर्वेशन। अब जो तीसरी ऑब्जर्वेशन थी कि जो ग्राफ है इट इज कंटिन्यूअस। जो ग्राफ है, नंबर 3 ऑब्जर्वेशन, नंबर 3, ग्राफ इज कंटिन्यूअस, मगर जो ग्राफ था वो कंटिन्यूअस था। तो इसका मतलब हुआ कि 0 से 0 टू क्यू बीटा मैक्सिमम, इनके दरमियान कोई भी एनर्जी हो सकती है बीटा पार्टिकल की। यानी कि जो अब जब हमने देखा
तो ग्राफ कंटिन्यूअस है, तो कोई जो भी बीटा, यहां से अगर हम बीटा पार्टिकल लेंगे तो एनर्जी 0 से मैक्सिमम तक कोई भी वैल्यू हो सकती थी। बट उसके बाद क्या हुआ, जब हमने ये ग्राफ में स्टडी किया कि बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा, बीटा पार्टिकल्स की तो कम एनर्जी है, थोड़े बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा है, विच इज एंड पॉइंट एनर्जी, तो ग्राफ कंटिन्यूअस था, जिस वजह से हमें ये मालूम है कि कोई भी वैल्यू हो सकता है, यानी कि एनर्जी स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस, तो कोई भी पॉसिबल वैल्यू हो सकता है एनर्जी का। बट हमने जब क्या देखा कि जो न्यूक्लियस इमिट कर रहा है बीटा पार्टिकल, तो यहां से अब हमने देखा कि जो भी न्यूक्लियस इमिट कर रहा था, इमिटस बीटा माइनस पार्टिकल, तो जब हमने इस न्यूक्लियस की एनर्जी देखी कि कितनी कम हो रही थी, तो वो किसके बराबर निकल रही थी, दैट इज एंड पॉइंट एनर्जी। तो जिस न्यूक्लियस ने भी क्या दिया, बीटा पार्टिकल, तो उस न्यूक्लियस की एनर्जी कितनी कम होती थी, जितनी एंड पॉइंट एनर्जी थी। बट हमने ग्राफ में देखा था कि मैक्सिमम बीटा पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो एंड पॉइंट एनर्जी के बराबर नहीं है। तो ये यहां से हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई कि जो न्यूक्लियस इमिट कर रहा है बीटा पार्टिकल, उसकी एनर्जी हमने कैलकुलेट की, तो वो कितनी लॉस होती थी न्यूक्लियस की, वो एंड पॉइंट एनर्जी के बराबर थी। बट मैक्सिमम बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी तो एंड पॉइंट एनर्जी के बराबर नहीं थी, बट उससे मिनिमम थी। या इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन, जब हमने डिफरेंस की, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ पैरेंट न्यूक्लियस एंड डॉटर, जो इसने न्यूक्लियस दिया, तो उसकी जो डिफरेंस में एनर्जी में आ रही थी, वो क्या, वो बीटा पार्टिकल की एंड पॉइंट की एनर्जी के, यानी कि जो बीटा पार्टिकल एनर्जी कैरी कर रहा था उसके बराबर नहीं थी। यानी कि जो बीटा पार्टिकल की एनर्जी थी, ये डिफरेंस उसके बराबर नहीं थी, क्योंकि उनकी डिफरेंस जो आ रही थी वो आ रही थी एंड पॉइंट एनर्जी के बराबर। बट बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी तो बहुत कम थी, मैक्सिमम बीटा पार्टिकल्स की, कुछ बीटा पार्टिकल्स की थी एंड पॉइंट एनर्जी। तो यहां से हमें दिख रहा था कि जो कंजर्वेशन लॉ है वो वायोलेट हो रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यहां से दिख रही थी हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायोलेट हो रही है, क्योंकि जो न्यूक्लियस इमिट कर रहा था बीटा पार्टिकल, उसकी एनर्जी होनी चाहिए थी एंड पॉइंट एनर्जी, बट मैक्सिमम बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी एंड पॉइंट एनर्जी के बराबर नहीं थी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायोलेट हो रही थी। ये थी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन। अब नंबर 2 ऑब्जर्वेशन, सिंस हमें मालूम है कि जो ये बीटा पार्टिकल निकल के आ रहा है, इसकी स्पिन, या हम कह सकते हैं इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम ±1/2 होती है। तो जो भी, यानी कि स्पिन हम कहेंगे इस बीटा पार्टिकल की, या इसकी इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम कहेंगे, वो होती है ±1/2। तो जब ये न्यूक्लियस से निकल के आएगा, तो जो न्यूक्लियस है उसमें भी चेंज आनी चाहिए इंट्रिंसिक स्पिन में, यानी कि न्यूक्लियस के स्पिन में भी चेंज आनी चाहिए थी, ±1/2 ऐसी चेंज दिखनी चाहिए। बट जब हमने ऑब्जर्व किया कि जो न्यूक्लियस बीटा पार्टिकल दे रहा है, तो न्यूक्लियस की स्पिन चेंज नहीं हो रही थी, या तो उसमें चेंज आ रही थी 0, यानी कि न्यूक्लियस में जब हमने चेंज देखी तो न्यूक्लियस की चेंज थी या 0 स्पिन में, या थी और इंटेग्रल, या इंटेग्रल उसमें आ रही थी या आ रही थी 0 में। बट आनी कितनी चाहिए थी, वो आनी चाहिए थी ±1/2। तो यहां से हमें लगा कि जो दूसरी कंजर्वेशन लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ स्पिन, तो वो भी वायोलेट हो रही थी। तो ये भी, यानी कि स्पिन भी वायोलेट हो रही थी। तो ये हमें कहां से मिला, ये मिला था, पहले हमने एनर्जी स्पेक्ट्रम देखा, वहां से दिखा हमें कि जो एनर्जी होती है वो वायोलेट हो रही है, क्योंकि बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी एंड पॉइंट एनर्जी के बराबर नहीं होती है मैक्सिमम की, बट कुछ की होती थी, तो उनमें कंजर्व हो रही थी, बट मैक्सिमम में नहीं हो रही थी। दूसरा, जब हमने देखा कि इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम या स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन,
जो बीटा पार्टिकल इट इज लाइक एन इलेक्ट्रॉन, तो उसकी स्पिन होती है ±1/2। जब वो न्यूक्लियस से निकल के आएगा तो न्यूक्लियस में भी इतनी स्पिन की चेंज आनी चाहिए थी, बट जब हमने ऑब्जर्व किया तो वहां से हमें न्यूक्लियस की स्पिन या तो 0 नजर आ रही थी कि कुछ चेंज नहीं हुआ, या इंटीजर्स में चेंज हो रही थी। तो दो लॉज वायोलेट, यानी कि फिजिक्स के दो बेसिक लॉज वायोलेट हो रहे थे, तब जाके न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस का कंसेप्ट आ गया। तो तब जाके न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस का कंसेप्ट दिया पाली ने इन 1931। तो अब हम लिखने जा रहे हैं न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। तो न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस दी पाली ने, तो असल में उसे बचाना क्या था कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस दी पाली ने इन 1931 उसने क्या कहा, उसने कहा कि जब ये बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से निकल के आता है तो ये अकेला नहीं आता है, बल्कि इसके साथ एक और पार्टिकल आता है। तो उसने आइडिया दिया कि जो ये बीटा माइनस पार्टिकल न्यूक्लियस से निकल के आता है, इसके साथ एकम्पनीड, यानी कि इसके साथ एक और पार्टिकल आता है जिसे हम न्यूट्रिनो कहते हैं। तो फिर बाद में कहेंगे कि न्यूट्रिनो कितने टाइप्स के होते हैं, पहले ये एक्सप्लेन करेंगे कि जब पाली ने कहा कि बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से निकल के आता है, वो अकेला नहीं आता बल्कि उसके साथ एक और पार्टिकल आता है, accompanied by another particle which is called a neutrino। सबसे पहले उसने न्यूट्रिनो की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की कि इसका 0 रेस्ट मास होगा, यानी कि रेस्ट में इसका मास नहीं होगा। दूसरा जो इसने कहा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो होल्ड हो रही थी, तो इसका कोई चार्ज नहीं होगा, यानी कि इट इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, क्योंकि पहले ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो रही थी। तो दूसरी प्रॉपर्टी थी न्यूट्रल, एंड इट इज जस्ट लाइक ए फोटॉन, तो ये एक फोटॉन की तरह होता है। और इसकी स्पिन जो होती है वो भी होती है ±1/2। तो अब दोनों जो हमें दिख रहे थे कि जो एनर्जी वायोलेशन हो रही थी और एंगुलर मोमेंटम वायोलेशन हो रही थी, अब वो इससे ठीक हुई। इसने क्या कहा कि जो बीटा पार्टिकल है, बीटा माइनस पार्टिकल, अगर इसकी एनर्जी कम है, यानी कि अगर बीटा पार्टिकल की एनर्जी मिनिमम है, जो न्यूक्लियस से निकल के आया, तो इसके साथ कौन होगा, इसके साथ न्यूट्रिनो होगा, वो वाला न्यूट्रिनो जिसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो अगर बीटा पार्टिकल की एनर्जी मिनिमम है तो इसके साथ साथ एक और पार्टिकल निकल के आ रहा है न्यूट्रिनो, तो उसकी एनर्जी, तो इसके साथ न्यूट्रिनो आता है जिसकी एनर्जी मैक्सिमम है। तो दोनों की एनर्जी अगर हम मिला के रखेंगे, यानी कि एनर्जी ऑफ बीटा माइनस, तो एनर्जी जो होती है बीटा पार्टिकल की प्लस एनर्जी ऑफ दिस न्यूट्रिनो, तो ये दोनों मिला के हमें मिल रही है कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट किसके बराबर है, एंड पॉइंट एनर्जी की। तो सबसे जो वायोलेट हमने देखा था, यानी कि एनर्जी वायोलेट हो रही थी, तो वो ठीक हो गई, यानी कि तो यहां तो एनर्जी वायोलेशन नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी कि जब बीटा पार्टिकल जो निकल के आ रहा है उसकी अगर एनर्जी मिनिमम है तो उसके साथ वो न्यूट्रिनो आता है जिसकी ज्यादा एनर्जी है, तो दोनों की एनर्जी मिला के देखो तो वो एंड पॉइंट एनर्जी के बराबर होती है। हाँ, अगर बीटा पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा है, मैक्सिमम है, तो उसके साथ वो न्यूट्रिनो आता है जिसकी एनर्जी मिनिमम है, तो दोनों को मिलाओ फिर से कांस्टेंट मिलेगी, दैट इज एंड पॉइंट एनर्जी। तो पहले हुआ कि जो हमें दिख रहा था वायोलेट हो रही थी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो ठीक हो गई, यानी कि वो वायोलेट नहीं हो रही थी। अब की दूसरी वायोलेशन, यानी कि अब हम दूसरी वायोलेशन देख रहे थे कि जो स्पिन होती है, एंगुलर मोमेंटम। तो पाली ने कहा कि जब न्यूट्रिनो निकल के आ रहा है तो उसके पास भी स्पिन होती है। मान लो अगर हमने न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल निकला, इसकी स्पिन अगर 1/2 हुई, +1/2 इस केस में, तो जो न्यूट्रिनो निकल के आ रहा है उसकी स्पिन अगर हुई +1/2, उसकी दोनों की स्पिन हुई
1/2 और उसकी भी 1/2। तो कितना हुआ टोटल स्पिन? तो टोटल स्पिन होता है 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 2/2 विच इज 1। तो हमें मिल रही थी न्यूक्लियस की जो स्पिन चेंज हो रही थी वो तो इंटीजर्स में चेंज हो रही थी तो 1 हुई। या अगर ऐसा हुआ कि इसकी स्पिन थी -1/2, इसकी स्पिन थी +1/2, तो टोटल स्पिन कितनी होगी न्यूक्लियस की? यानी कि न्यूक्लियस की जो स्पिन होगी n स्पिन, वो लिख लेंगे -1/2 + 1/2 विच इज इक्वल टू 0। तो यही तो दिख रहा था हमें न्यूक्लियस में, या तो 0 स्पिन चेंज आ रहा था या तो इंटीग्रल्स में चेंज स्पिन हो रहा था। तो यहां से हमें दिखा कि न्यूक्लियस की स्पिन या तो 0 ही चेंज होगी या तो इंटीग्रल 1, 2 ऐसी ही चेंज होती रहेगी। तो ये भी वायोलेट नहीं हो रहा था। तो पाली ने यहां से जो न्यूट्रिनो की आइडिया दिया हमें कि ये तो जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना तो वो वायोलेट हो रही है और ना ही कंजर्वेशन ऑफ स्पिन यानी कि इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम वायोलेट हो रही, क्योंकि न्यूक्लियस तो स्पिन चेंज दिखा रहा था इन टर्म्स में, क्योंकि उसके साथ एक और पार्टिकल आ रहा था दैट इज न्यूट्रिनो। तो अब जो हम बीटा माइनस पढ़ रहे थे उसमें न्यूट्रिनो ही आ रहा है या कि एंटी न्यूट्रिनो, तो उसमें इसका एंटी पार्टिकल आ रहा है। यानी कि इसमें क्या होता है बीटा माइनस में कि एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोटॉन में। प्लस क्या दे रहा है? बीटा पार्टिकल। तो इसके साथ जो होगा वो होगा एंटी न्यूट्रिनो, तो इसे हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। तो यहां से मिला हमें एंटी न्यूट्रिनो। तो अब जो फोर्स होती है यानी कि जो हम वीक न्यूक्लियर फोर्स वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ते हैं वो फोर्स होती है इनके दरमियान, यानी कि लेप्टॉन्स एंड द न्यूट्रिनोस। तो ये जो किस फोर्स से बाइंड होते हैं, तो जो फोर्स इनके बिहाइंड होता है इट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स यहां से हमें पता चला था बीटा डिके से कि जो एंटी पार्ट यानी कि जो बीटा पार्टिकल निकल के आ रहा है इसके साथ न्यूट्रिनोज या एंटी न्यूट्रिनोज, तो उनके दरमियान जो फोर्स होती है तो किस फोर्स से बाइंड होती है उसे हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो लेटर ऑन फिर दिखाया गया कि फर्मी ने कहा कि इट इज नॉट ए डिके बट इट इज एन इंटरेक्शन। तो हमें मालूम है कि हर किसी फंडामेंटल फोर्स में कोई एक्सचेंज पार्टिकल होता है। तो असल में क्या होता है, ये डिके नहीं बल्कि एक इंटरेक्शन होती है। तो यहां से एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है तो ये एक्सचेंज पार्टिकल कर लेते हैं, यहां से कौन आता है, यहां से प्रोटॉन आता है। तो आपस में इन्होंने एक्सचेंज कोई पार्टिकल किया उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन। इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन। तो वो कौन से यहां होते हैं चेंज? Z0 W ±। तो ये अपने अंदर यानी कि एक इंटरेक्शन होती है। तो यहां से हमें क्या मिलता है? एक बीटा पार्टिकल मिलता है और यहां से हमें मिलता है एक एंटी न्यूट्रिनो। तो यहां से हमें पता चला था इस बीटा डिके से कि देयर इज अ फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनोज। तो ये न्यूट्रिनोज 6 टाइप के होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और इसका एंटी पार्टिकल एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, टावान न्यूट्रिनो और इसका एंटी होता है टाउ, टावान एंटी न्यूट्रिनो और मियान न्यूट्रिनो और मियान एंटी न्यूट्रिनो। तो ये 6 टाइप्स के होते हैं न्यूट्रिनोस, यानी कि 3 होते हैं न्यूट्रिनोस और उनके एंटी यानी कि इलेक्ट्रॉन, मियान एंड टावान न्यूट्रिनोस। तो इनके दरमियान और जो इलेक्ट्रॉन दैट इज लेप्टॉन्स जिन्हें हम कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रिनोस, प्लस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें हम लेप्टॉन्स कहते हैं। तो इनके दरमियान जो फोर्स होता है उस फोर्स को हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये थी यहां तक बीटा डिके। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एनर्जी ऑफ ए बीटा पार्टिकल। तो एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल यानी कि बीटा डिके में एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल कितनी होती है? तो मालूम है हमें कि पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर में कन्वर्ट हुआ, उसने अपनी पोजीशन रेज की, बीटा पार्टिकल दिया, अब उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो आ रहा है और क्यू बी दैट मीन्स क्यू बीटा दैट इज एनर्जी ऑफ ए बीटा पार्टिकल। तो जो एनर्जी होगी बीटा पार्टिकल की वो तो हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू E=mc²। तो मास ऑफ पेरेंट माइनस मास ऑफ डॉटर इंटू c²। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां हम एटॉमिक मास यूज करेंगे, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास में हम पहले देखेंगे कि जो बीटा पार्टिकल की मास है उसे हम नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि बहुत कम है। न्यूट्रिनो की जो मास है
रेस्ट मास तो 0 है। तो सबसे पहले हमने मास ऑफ बीटा पार्टिकल जो है वो नेगलेक्ट किया। क्यों नेगलेक्ट किया? बहुत कम है। जो दूसरी है न्यूट्रिनो की, यानी कि मास ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, तो वो 0 है, यानी कि रेस्ट मास 0 है। तो जब हम यहां से देख रहे हैं कि ये जो एनर्जी निकल के आ रही है तो किस शक्ल में आएगी, तो वो किस शक्ल में आएगी? काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में। काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसकी? एक तो बीटा पार्टिकल की एंड दूसरी एंटी न्यूट्रिनो की। तो काइनेटिक एनर्जी किस शक्ल में, यानी कि ये जो क्यू बीटा हमें मिलेगा किस शक्ल में मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो। अगर हम बीटा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी रख लेंगे के ई, यानी कि बीटा पार्टिकल की, और इसकी एनर्जी रख लेंगे ई ऑफ न्यू, तो ये जो क्यू बीटा निकलेगी यहाँ से हमें, क्योंकि जब हम देखेंगे तो ये जो डाटर है, इस डाटर की मास तो ज़्यादा है, यानी कि यहाँ से अगर हम देखेंगे मास ऑफ डाटर न्यूक्लिय, तो मास उसकी बहुत ज़्यादा होगी, तो उसे मोशन कम, यानी कि इसकी मास मैक्सिमम है, तो इसे वेलोसिटी क्या मिलेगी? मिनिमम। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? तो वेलोसिटी मिनिमम, तो जिस वजह से इसे काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम मिलेगी। तो जो ये क्यू बीटा यानी कि एनर्जी इन बीटा डिके, वो किस शक्ल में हमें मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो। तो जो टोटल क्यू बी हमें मिलेगा, तो क्यू बी किस शक्ल में मिलेगा हमें? क्यू बीटा वो होगी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा पार्टिकल प्लस एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो। अगर एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो 0 है, इफ दिस इज 0, इफ ई न्यू इज 0, तो उस वक्त एंड पॉइंट एनर्जी यानी कि जो बीटा पार्टिकल होगा उसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी, तो क्या होगी? क्यू बीटा। तो क्यू बीटा किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल के बराबर। तो वो किसके बराबर हुई? तो ये होती है इसके बराबर। तो ये थी एनर्जी ऑफ है बीटा पार्टिकल, यानी कि इन बीटा डी की कितनी एनर्जी होती है बीटा पार्टिकल की अगर न्यूट्रिनो की एनर्जी 0 हुई। हाँ, जब ये कम होगी तो उस वक्त न्यूट्रिनो के साथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। अब इसके बाद जो है वो इट इज़ गामा डिके। तो गामा डिके फॉलो करती है, यानी कि गामा डिके खुद से नहीं होती है, बल्कि उससे पहले या तो अल्फा डिके होनी चाहिए या बीटा डिके होनी चाहिए। तो गामा डिके इज फॉलोड बाय अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले या तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा डिके शो करेगा या बीटा डिके शो करेगा, उसके बाद गामा डिके खुद आती है, यानी कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं गामा डिके। तो गामा डिके यानी कि ये स्पॉन्टेनियस इमिशन होती है, बट इट इज नॉट इट इज हाई एनर्जी फोटॉन। तो ये एक हाई एनर्जी फोटॉन होता है। गामा रे क्या होती है? हाई एनर्जी फोटॉन। तो इसे एक एग्जाम्पल के जरिए हम पढ़ेंगे। तो एक रिएक्शन लेंगे हम, इसमें क्या होता है कि इसमें पोजीशन ना तो रेज होगी ना तो लोअर होगी, बल्कि इसमें क्या होता है कि ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम एक एग्जाम्पल के जरिए इसे पढ़ेंगे, हमारे पास लेड है पीबी, एटॉमिक नंबर 82 बट मास नंबर 210। मान लो ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, इसने बीटा डिके दिया, यानी कि इसने एक बीटा पार्टिकल इमिट किया। तो बीटा पार्टिकल की वजह से इसे क्या होगा? एक पोजीशन रेज होगी, तो ये किसमें? बिस्मथ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 93, बट मास नंबर रहेगा यही 210, बट यहाँ पे मैं स्टार लिख के रखता हूँ, यानी कि ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया। पहले इसने कौन सी डिके दी? इसने दी बीटा डिके। तो बीटा डिके के बाद ही गामा डिके होगी, या अगर इसने अल्फा डिके किया होगा तो उसके बाद ही गामा डिके होती। तो प्लस क्या लिखेंगे? इसने क्या दिया? एक बीटा पार्टिकल, तो चार्ज कंजर्वेशन, हाँ इट इज 82 नॉट 93, इट इज 82, दैट इज 83 -1, तो फिर से 82 ही मिलेगा। प्लस क्या मिलेगा? एक न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो मिलेगा और इसके साथ एनर्जी मिलेगी। तो ऐसे अगर हम इसे डायग्राम में बनाएंगे तो यहाँ पे था, यानी कि अगर हम E2 एनर्जी लेंगे तो कौन था यहाँ पे? लेड PB 82 और यहाँ पे 210। इसने क्या किया? इसने एक बीटा डिके दी, यानी कि एक बीटा पार्टिकल दिया, तो ये इसने थोड़ी एनर्जी कम कर ली, तो E1 स्टेट में चला आया, बट कन्वर्ट किस में हुआ? बिस्मथ में Bi।
83 बट 210 दैट इज स्टार। तो अपनी एक्साइटेड स्टेट यानी कि हमारे पास लेड एलिमेंट था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसने बीटा डिके दी यानी कि बीटा पार्टिकल इमिट किया, तो ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब कौन सा, यानी कि अगर हम देखेंगे कि अब ये बिस्मथ जो है ये एक्साइटेड स्टेट में है, तो अपनी एक्साइटेड स्टेट से हमें मालूम है कि ये ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। तो E इज इक्वल टू 0 दैट इज ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए ये क्या करेगा, ये एक हाई एनर्जी फोटॉन देता है, यानी कि ये यहाँ आया, फिर इसने यहाँ से एक फोटॉन दिया, वो कौन सा फोटॉन था, गामा रे। तो किस में कन्वर्ट हुआ, ये बिस्मथ में ही कन्वर्ट होगा 83 बट 210। तो कैसे हुआ कि ये जो था बिस्मथ, इसने क्या किया, तो इसने किया कि ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया था ड्यू टू बीटा डिके की वजह से। तो इसने एक एक्साइटेड स्टेट से एक गामा रे फोटॉन दिया यानी कि हाई एनर्जी फोटॉन दिया, तो किस में कन्वर्ट हुआ, बिस्मथ में 83 210। तो जो इसकी एनर्जी थी वो किस शक्ल में इसने वापस दी, इन द फॉर्म ऑफ गामा रे। तो ये होती है गामा डिके। तो हमने इसे एग्जाम्पल के जरिए पढ़ा पहले कि एक हाई एनर्जी फोटॉन होता है, जब भी अल्फा डिके होगी या बीटा डिके होगी उसके बाद गामा डिके होती है, यानी कि ये खुद से नहीं होती है। पहले हमने यहाँ देखा कि बीटा डिके, लेड ने बीटा डिके शो किया, वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो एक्साइटेड स्टेट की वजह से उसने एक फोटॉन दिया। तो अब एनर्जी ऑफ दिस फोटॉन कितनी होगी, तो हमने एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ाया था कि द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी बिटवीन दीज टू लेवल्स। तो एनर्जी ऑफ गामा, यानी कि अगर हम देख लेंगे एनर्जी ऑफ गामा रे फोटॉन, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, तो वो होगी जितनी इन दो स्टेट्स की एनर्जी में डिफरेंस मिलेगी, यानी कि एच न्यू इसकी एनर्जी होगी, वो किसके बराबर होगी कि कहाँ से आया, किस स्टेट में गया। तो इनकी जो इसकी एनर्जी होगी हाई माइनस लो, तो जो डिफरेंस मिलेगी इन दोनों की एनर्जी में, तो वहाँ से ये होके वो इतनी फ्रीक्वेंसी होगी इस गामा रे फोटॉन की। तो अगर हम इसके बाद देखेंगे कि ये गामा रे फोटॉन तो हमें मिला, बट कब फॉलो होता है, जब अल्फा डिके होगी या बीटा डिके होगी। तो हमने क्या देखा यहाँ से कि जब अल्फा डिके या बीटा डिके होती है तो ये जो एलिमेंट होता है ये किस स्टेट में होता है, एक्साइटेड स्टेट में। तो एलिमेंट चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में। तो इसकी जो न्यूक्लियस है, इसकी न्यूक्लियस किस स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में। तो वो एक्साइटेड स्टेट से किस स्टेट में वापस आएगा, ग्राउंड स्टेट में। तो कैसे आएगा, खुद नहीं बल्कि वो एक फोटॉन इमिट कर रहा है, क्योंकि उससे एनर्जी कम करनी होगी, तो वो फोटॉन की इन द फॉर्म ऑफ गामा रे फोटॉन अपनी एनर्जी डिक्रीज करेगा, तो वो यहाँ से आएगा, तो फिर उसकी एनर्जी कितनी होगी, इतनी। तो अगर हम देखेंगे कि ये जो लेड था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसकी हाफ लाइफ होती है 22 ईयर्स। तो ये कन्वर्ट होता है बिस्मथ में, बट वो होती है क्या, इट इज एक्साइटेड स्टेट। तो उसके बाद ये एक्साइटेड स्टेट से नीचे चला आता है ग्राउंड स्टेट में बाय एमिटिंग ए हाई एनर्जी फोटॉन। तो बस यहाँ तक थे ये बीटा डिके और गामा डिके। बट गामा डिके में इतना याद रखना कि इट इज फॉलोड बाय अल्फा डिके, आफ्टर अल्फा डिके और आफ्टर बीटा डिके। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक सब समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में कहना।